आज का टॉपिक भारत की समुद्री सीमा का विस्तार। प्रत्येक देश को एक तटरेखा तक ही नहीं बल्कि समुद्र में कुछ दूरी तक का भी अधिकार दिया गया है। प्रत्येक देश की तटरेखा अर्थात किसी देश का समुद्र में जो भाग होता है, जो विस्तार होता है, उसमें से जैसे भारत की तटरेखा, इसमें तो ये थोड़ा इस तरह दिख रही है, लेकिन अगर ज़्यादा जूम करके जाओगे बड़े विस्तार में तो इस तटरेखा कुछ इस तरह निकलेगी, कुछ इस तरह कटे चले। अर्थात पानी के बहाव के कारण या पानी के टकराने के कारण ये तट कुछ कटे छटे हैं, कुछ कटे छटे हैं पानी के बहाव के कारण, पानी के टकराने के कारण ये तट कुछ कटे छटे हैं। तो तटरेखा मतलब ये इस तरह दिया गया है, जो इसका ये वाला भाग इसे तटरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटरेखा। तो ये भाग है तटरेखा। तो किसी भी देश का तटरेखा को छोड़कर, तटरेखा से समुद्र में कुछ दूरी तक विस्तार है, उसका अधिकार है समुद्र में भी। प्रत्येक देश को एक समुद्र में अधिकार दिया गया है कुछ दूरी तक। उस अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक समझौता किया गया था। उसमें काफ़ी देशों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक समझौता किया था, काफ़ी देशों ने भाग लिया था। ये एक समझौता था। ये समझौता 1982 में हुआ। ये समझौता 1982 में हुआ, जिसका नाम अनक्लॉस, जिसका नाम अनक्लॉस था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक समझौता किया गया 1982 में, जिसे नाम दिया गया अनक्लॉस। नाम क्या दिया गया? अनक्लॉस। अनक्लॉस का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अनक्लॉस का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी समुद्र पर कानून। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक समझौता किया गया समुद्र पर कानून। प्रत्येक देश को एक अधिकार दिया गया, उसकी तटरेखा को छोड़कर समुद्र में भी उसका कुछ अधिकार है, कुछ दूरी तक अधिकार है। उस दूरी की सीमा निर्धारित की गई तटरेखा ये है। इसके बाद इसके समुद्र पर कुछ दूरी निर्धारित की गई, जिसको एक समझौता द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ समझौता द्वारा 1982 में हुआ था। अनक्लोज नाम दिया गया। अनक्लोज का फॉर्म यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। समुद्र पर एक कानून। इस समझौते में तीन सीमा निर्धारित की गई। इस समझौते में 3 सीमा निर्धारित की गई। वे सीमाएं कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रादेशिक सीमा। नंबर 1 प्रादेशिक
सीमा। नंबर 1 प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा क्या होता है? किसी देश का, कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री है, किसी देश का उसकी तट रेखा से, किसी देश का उसकी तट रेखा से 12 नॉटिकल, कितना नॉटिकल? 12 नॉटिकल। नॉटिकल क्या है? नॉटिकल समुद्री दूरी को मापने वाला एक यंत्र, इकाई। समुद्री दूरी को मापने वाला एक इकाई है नॉटिकल। नॉटिकल, ठीक है ना। तो इस प्रादेशिक सीमा में 12 नॉटिकल तक, तट रेखा से 12 नॉटिकल तक की दूरी, नॉटिकल तक की दूरी निर्धारित की गई। कितने नॉटिकल तक की दूरी? 12 नॉटिकल तक की दूरी निर्धारित की गई। नॉटिकल क्या होता है कि समुद्री मापांक तो है ही, एक नॉटिकल में 1.8 मील होता है। एक नॉटिकल में 1.8 मील होता है, अर्थात एक समुद्री मील। नॉटिकल का हिंदी अर्थ होता है नॉटिकल, ऐसे कहेंगे नॉटिकल। नॉटिकल का हिंदी अर्थ, हिंदी में क्या कहते हैं? समुद्री मील। समुद्री मील, नॉटिकल का मतलब है समुद्री मील। तो एक नॉटिकल बराबर 1.8 मील होता है। तो 12 नॉटिकल तक किसी देश की तट सीमा से 12 नॉटिकल तक उसका पूर्ण अधिकार होता है। पूर्ण, टोटल जो भी अधिकार है वो सभी उसके अधिकार में आते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट है उसका पूर्ण अधिकार होता है, उसका पूर्ण अधिकार होता है, उसका पूर्ण अधिकार होता है। 12 नॉटिकल तक प्रादेशिक सीमा कहाँ तक है? 12 नॉटिकल तक उसका पूर्ण अधिकार होता है समुद्री क्षेत्र पर, ठीक है ना। अब एक नॉटिकल 1.8 मील होता है। उसके बाद जो तट रेखा के अंदर पानी होता है उसे आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक जल। हमने आपको बताया तट रेखा नक्शे में तो हमें इस तरह दिखती है, बट सच्चाई क्या है? पानी के बहाव के कारण या पानी के टकराव के कारण तट रेखा थोड़ी थोड़ी कटी हुई भाग में, तक कभी तो अंदर पानी टकराने कर, कभी बाहर निकली हुई, तो ये अंदर कभी बाहर, मतलब कटा चटा तट है। कैसा? कटा चटा। तो ये तट रेखा अगर इस वाले बिंदुओं को हम मिला दें तो ये जो खाली जगह है इसमें अगर मिला दें तो इसको तट रेखा कहते हैं। तो तट रेखा तो ये हो गई, माना कि तट रेखा है, मानी जाती है, ना कि खींची गई है, ठीक ना, काल्पनिक है ये तट रेखा। तो इसके अंदर जो पानी होता है इसे आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक जल। तो तट रेखा से ये जो आंतरिक जल होता है वो 12 नॉटिकल के अंदर ही आता है, ठीक है ना। तो तट रेखा के जो अंदर होता है, तट और आधार रेखा के बीच में जो जल होता है, तट और आधार रेखा, जो तट रेखा ये रही और आधार रेखा ये रही, ठीक है ना। एक आधार रेखा, एक तट रेखा। तट रेखा, तट और आधार रेखा, तट और आधार रेखा, तट और आधार रेखा के बीच जो जल होता है, जो जल या पानी, जो जल होता है उसे आंतरिक जल कहते हैं, उसे आंतरिक जल कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं। तट रेखा आधार रेखा के बीच में जो पानी होता है उसे आंतरिक जल कहते हैं, ठीक। ये तो हो गई आपकी प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल तक ही होती है।
पूर्ण अधिकार होता है। एक नाटिकल में 1.8 मील होता है, अर्थात एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है। दूसरी सीमा होती है अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल। दूसरी सीमा या तो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल कहते हैं। दूसरी सीमा ये 12 नाटिकल से तट रेखा से 12 नाटिकल तक प्रादेशिक सीमा, उसके बाद 12 नाटिकल और इधर जुड़ी है, लेकिन 12 और प्लस ये 12 कुल मिला के कितने हो गए? 24। कुल दूरी कितनी हो गई? 24 नाटिकल। 12 प्लस 12 नाटिकल ये, 12 नाटिकल ये, कुल दूरी कुल मिलाकर 24 नाटिकल हुई। कितनी होगी? 24 नाटिकल। कुल दूरी 24 नाटिकल, अर्थात अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल की दूरी समुद्री अधिकार कितना? 24 नाटिकल तक। 24 नाटिकल तक अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल सीमा बोला जाता है। दीवार बोला जाता है। इसमें सीमा शुल्क, सफाई है ना, तो सीमा शुल्क का मतलब है कि अगर कोई जहाज से किसी दूसरे देश का अगर इस अविच्छिन्न मंडल में प्रवेश कर जाता है, अगर कोई जहाज किसी दूसरे देश का जहाज अगर इस मंडल में प्रवेश कर जाता है तो उस पे उसका कर वसूला जाएगा, अर्थात उससे कर लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। अगर वो अविच्छिन्न मंडल में जहाज को लाकर खड़ा करता है, अगर वो अविच्छिन्न मंडल से आने से पहले ही घूम के चला जाता है, यू टर्न लेके चला जाता है, तो उस पर कर तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन देख रेख तो की जाएगी। तो अविच्छिन्न मंडल में कोई जहाज या पोत वगैरह यहाँ पर आते हैं, लोग रुकते हैं, बोट वगैरह आती है, तो उस पर कर लिया जाएगा। तो सीमा शुल्क लगता है अविच्छिन्न मंडल के लिए, सीमा शुल्क लगता है सीमा में प्रवेश करने के लिए अविच्छिन्न मंडल। और तीसरा पॉइंट है इसकी साफ सफाई का पूर्ण अधिकार। साफ सफाई का अधिकार, अर्थात प्रादेशिक सीमा 12 नाटिकल तक और प्लस 12 नाटिकल और 12 नाटिकल जोड़ के टोटल लगेगा 24। तो तट रेखा से 24 नाटिकल तक अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल होता है, अर्थात इतने क्षेत्र में जिस भी देश का 24 नाटिकल तक अधिकार सभी देशों को दिया गया है, तो वो अपने तट रेखा से 24 नाटिकल तक समुद्र के जल को साफ सुथरा रखे या वहाँ साफ सफाई का उसको अधिकार दिया गया है। वो साफ सफाई पूर्णतः रूप से कर सकता है, करेगा 24 नाटिकल तक, ठीक है ना। साफ सफाई का और 24 नाटिकल के अंदर कोई जहाज किसी देश के 24 नाटिकल सीमा तक अगर आ जाता है तो वो उस जहाज पर कर लेगा, टैक्स लेगा, सीमा शुल्क लेगा। अर्थात अपने इंडिया में भी 24 नाटिकल के अंदर अविच्छिन्न मंडल में कोई जहाज प्रवेश करता है तो उस पर सीमा शुल्क लिया जाएगा, ठीक। और वित्तीय अधिकार, तीसरा एक और पॉइंट है वित्तीय अधिकार।
व्यापार संबंधी, इसके अंदर जो व्यापार यहाँ पर होता है उसके अधिकार भी, वित्तीय अधिकार उस देश के अंदर होता है जिस देश की वो 24 नाटिकल तक की सीमा होती है। तीसरी सीमा है अन्ययन मंडल। अन्ययन आर्थिक क्षेत्र या अन्ययन मंडल या आर्थिक क्षेत्र भी लिख सकते हैं। अन्ययन आर्थिक क्षेत्र भी कह सकते हैं या अन्ययन मंडल भी कह सकते हैं। अन्ययन आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक होता है? 12 नाटिकल तक प्रादेशिक सीमा, उसके बाद और 12 जोड़ने पर तो 12 हो गए 24 नाटिकल तक अविच्छिन्न मंडल, जिसे हम संलग्न मंडल भी कहते हैं। उसके बाद तट रेखा से 200 नाटिकल तक, कितने नाटिकल तक? तट रेखा से 200 नाटिकल तक अन्ययन आर्थिक क्षेत्र होता है। अन्ययन आर्थिक क्षेत्र होता है, ठीक है ना? अन्ययन आर्थिक क्षेत्र होता है। तो अन्ययन आर्थिक क्षेत्र का अधिकार प्रत्येक देश को 200 नाटिकल तक होता है, अर्थात 200 समुद्री मील तक। 200 समुद्री मील तक। यहाँ नंबर 1 पॉइंट आता है संसाधनों पर अधिकार। संसाधनों पर अधिकार, संसाधन, यहाँ जो खनन होता है या संसाधन, जैसे कहीं कहीं समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं, जैसे मुंबई हाई में है, वैसे ही सेम है संसाधनों पर अधिकार या संसाधनों के दोहन पर। मान लो दोहन, निकालना, यूज करना, संसाधनों के दोहन पर अधिकार। सही से लिख दे रहा हूं, संसाधनों के दोहन पर अधिकार। दोहन पर अधिकार, संसाधनों के दोहन पर अधिकार, ठीक है ना? वो वहां से 0 तट रेखा से 200 तट रेखा से 200 नाटिकल तक वो संसाधन का दोहन कर सकते हैं। जिस देश के सीमा से तट रेखा से 200 नाटिकल तक, 200 समुद्री मील तक वो दोहन कर सकते हैं। और वो नए द्वीपों का भी निर्माण कर सकते हैं। नए द्वीपों का भी निर्माण कर सकते हैं। नए द्वीपों का भी निर्माण कर सकते हैं। सुनिए, नए द्वीपों का निर्माण कैसे? अभी तो ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि समुद्र में कैसे भी करके नए द्वीपों को विकसित किया जा सके। समुद्र तल से उठे हुए स्तर भाग, उन्हें द्वीप कहते हैं, किया जा सके। लेकिन भविष्य में कभी द्वीप बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित हो जाती है तो प्रत्येक देश अपनी तट रेखा से 200 नाटिकल तक ही द्वीपों का निर्माण कर सकता है। 200 नाटिकल के बाहर, है ना, कोई क्षेत्र नहीं आता है तो उस एरिया के जो भी देश हैं उनका बराबर का हक होता है। तो 200 नाटिकल तक उसका हक होता है, वो द्वीपों का निर्माण कर सकता है। द्वीपों का निर्माण कर सकता है। भविष्य में जब कभी टेक्नोलॉजी से विकसित हो, है ना, अभी तो ऐसी है नहीं, भविष्य में कभी भी विकसित होगी तो कोई भी देश 200 नाटिकल तक ही द्वीपों का निर्माण कर सकता है। अनुसंधान का अधिकार, अनुसंधान का अधिकार, अर्थात अनुसंधान, देख रेख, व्यापार संबंधी या देख रेख, सीमा सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, उसका भी 200 नाटिकल तक अधिकार है। अभी हाल उपरांत पर्यांत में आपने बहुत सी वीडियो यूट्यूब वगैरह देखे होंगे कि पाकिस्तानियों के जहाज आते हुए हैं, यहाँ से यू टर्न लेके निकल जाते हैं। हम उनको पकड़ते भी नहीं, हमला भी नहीं करते, है ना, हम लोग नहीं तो उनको पकड़ते हैं, वो अपने सीमा तक इधर आते हैं और यू टर्न लेके चले जाते हैं। कभी कभी गाली गलौज भी हो जाती है उनके बीच, लेकिन फायरिंग नहीं होती, क्योंकि
वो हमारे 200 नाटिकल के बाहर तक ही आते हैं और घूम के चले जाते हैं, क्योंकि 200 नाटिकल के बाद प्रत्येक देश का अधिकार होता है जो उसके करीबी पास पड़ोसी देश होता है, वो समुद्री पानी है जो उसके आसपास जो पड़ोसी देश होते हैं उनका पूर्ण अधिकार होता है। प्रत्येक देश के 200 नाटिकल के बाद फिर उसका पड़ोसी देश का भी अधिकार उस पर और उसका भी, दोनों मिलवाट के रह सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो सेम है वो पाकिस्तानी जहाज लेकर के आते हैं और कमीने यहाँ से घूमकर चले जाते हैं, ठीक है ना। उस पर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, एक्शन भी नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो 200 नाटिकल के बाहर ही होते हैं। उसके बाद अगर कही जाए आपसे जो द्वीपों के बारे में, जो द्वीप निर्माण इस तरह के टूटे हुए बाग तलखंड जिस पे लोग रह सकें, वो तो टेक्नोलॉजी विकसित होगी तभी हो सकता है। लेकिन हाँ यहाँ ये दूसरे में कहा था संसाधन, तीसरे में संसाधन, पहला पॉइंट संसाधनों के दोहन का अधिकार। संसाधन अर्थात यहाँ कभी क्या है, पेट्रोलियम या किसी के भंडार मिल जाते हैं, उन भंडारों का दोहन या खनन खाली वही देश कर सकता है जो जिस देश की सीमा के अंदर वह क्षेत्र आता है। जैसे आपका मुंबई हाई, यहाँ एक है द्वीप, क्या है, मुंबई हाई, आपका एक द्वीप है। मुंबई हाई, मुंबई हाई द्वीप में के अंदर पेट्रोलियम, भारतीय गैस का सबसे बड़ा उत्पादक मुंबई हाई। पेट्रोलियम किसका चीज का, पेट्रोलियम का और भारतीय गैस का, और पेट्रोलियम का और भारतीय गैस का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र क्या है, मुंबई है, जो कि यही है, ठीक है ना। सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र मुंबई है, ठीक है ना। मुंबई है सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पेट्रोलियम का, भारतीय गैस का, ठीक है ना। ये सीमा तो प्रादेशिक सीमा 12 नाटिकल तक होती है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल की सीमा 24 नाटिकल तक होती है। संलग्न मंडल में साफ सफाई, वित्तीय, आर्थिक वित्तीय व्यवस्था और संपूर्ण अधिकार होता है। सीमा शुल्क, साफ सफाई, वित्तीय 12 नाटिकल तक संपूर्ण अधिकार होता है। 2 नाटिकल तक वह द्वीपों को और सुरक्षा लगा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रत्येक देश जो पड़ोसी होते हैं उनकी सीमा होती है, ठीक है ना। खाड़ी, खाड़ी क्या होता है, खाड़ी उसे कहते हैं जो वह समुद्र का पानी, वह समुद्र का पानी जो स्थल से 3 तरफ से घिरा हो, वह समुद्र का पानी जो स्थल से 3 तरफ से घिरा हो, अर्थात इस तरह ये सभी क्या है, ये स्थल है, क्या है ये स्थल है ना, ये स्थल है, ठीक है ना। मान लो ये स्थल है, अब ये पानी है, तो देखो उस समुद्री पानी को उस हिस्से को कहते हैं जो स्थल से 3 तरफ से घिरा हो, 3 तरफ से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। वह समुद्री पानी जो स्थल से 3 तरफ से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। बड़ी खाड़ी, खाड़ी कहते हैं, जैसे देखो ये है, इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। देखो यहाँ ये समुद्री जल है, तो यहाँ भी गया है समुद्री जल, ठीक है ना। समुद्री जल यहाँ भी गया है, तो इस जल को जो ये घिरा है 3 तरफ से, यहाँ से यहाँ तक, इस खाड़ी कहते हैं, इस खाड़ी कहते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की। यहाँ देखो ये जो सीमा है ये इस तरह बनी हुई है, तो इसके अंदर भी ये पानी भरा पड़ा है। देखो ये पानी खाली एक ही साथ खुला है, बाद बाकी 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये भी खाड़ी कहलाएगा। तो इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, क्या बोलते हैं,
कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी। उसके बाद देखो यहाँ से ये भारत की भूमि लगी पड़ी है और यहाँ से सीमा किसकी है, श्रीलंका की, अर्थात ये बीच का पानी भी भारत और श्रीलंका से पूरे क्षेत्र सीमा से 3 भागों से गिरा है, चौथाई सीमा है वो खाली बाकी बची है। अर्थात यहाँ भी एक खाड़ी है, उससे बोलते हैं इस खाड़ी को मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी। उसके बाद यहाँ भी एक क्षेत्र है, क्या है ये पूरा तुम्हें पता है, क्योंकि यहाँ से क्या लगा जाता है, म्यांमार, क्या लगा जाता है, म्यांमार। तो यहाँ से ये म्यांमार की सीमा हो जाती है, फिर यहाँ द्वीप हो जाते हैं इसके, जो वो अंडमान निकोबार हैं, हिमालय का ही भाग है वो हिस्सा, हिमालय से ऐसे पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर के बाद अरुणाचल प्रदेश से वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ता हुआ वो म्यांमार बर्मा में चला जाता है। तो म्यांमार बर्मा में उसे म्यांमार में अराकानियोमा कहते हैं हिमालय को, तो म्यांमार में उसे अराकानियोमा कहते हैं। उसी अराकानियोमा का समुद्र में दक्षिण की तरफ कुछ उठे हुए भाग हैं, उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, म्यांमार बर्मा, और ये बात का करता है कि ये पूरी खाड़ी जो जल घिरा हुआ है स्थलखंडों से, इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में एक चीज़ है, ये बहुत बड़ी खाड़ी है ना, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो कुछ छोटी खाड़ी होती हैं, बड़ी खाड़ी होती हैं। अब बात आती है, खाड़ियाँ 2 तरह की होती हैं, खाड़ियाँ 2, बड़ी, नंबर 1 बड़ी और नंबर 2 छोटी, या फिर छोटी बड़ी, ठीक है ना। जो बड़ी खाड़ियाँ होती हैं, जो बड़ी खाड़ियाँ होती हैं उन्हें हम बे ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बे ऑफ। जो बड़ी खाड़ियाँ होती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी बड़ी है क्योंकि ये इतना क्षेत्र पूरा बंगाल की खाड़ी में आता है, ठीक है ना, यहाँ तक, तो बंगाल खाड़ी बड़ी है, तो उसे बोलेंगे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी बड़ी है तो उसे बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, ठीक है ना। और छोटी खाड़ियों को गल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, गल्फ। तो छोटी खाड़ियों को गल्फ कहते हैं, गल्फ। छोटी खाड़ियों को गल्फ कहते हैं। तो छोटी खाड़ी कौन है, जैसे कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, तो हम कहेंगे गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है ना। फिर गल्फ ऑफ खंबात, और कहेंगे गल्फ ऑफ मन्नार, अर्थात छोटी खाड़ियों को गल्फ कहते हैं और बड़ी खाड़ियों को बे ऑफ कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी बड़ी है इसलिए बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, मन्नार की खाड़ी छोटी है इसलिए गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, कच्छ की खाड़ी छोटी है इसको भी हम गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं, खंबात की खाड़ी छोटी है इसे हम खंबात, गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं।